सभी को नमस्कार। मैं राजेंद्र मीणा, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बारा से आप सबका इस ई व्याख्यान में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हमने बीएससी पार्ट थर्ड बॉटनी के पेपर फर्स्ट जो है प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, उसकी यूनिट सेकंड में फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस का अध्ययन कर रहे थे। इस अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए हम आज प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारकों का अध्ययन करेंगे। ठीक है। इंटरनल फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो बच्चों, इसमें ये 6 हैं। पहला है क्लोरोफिल कंटेंट ऑफ द लीव्स, दूसरा है प्रोटोप्लाज्मिक फैक्टर, तीसरा है एक्यूमुलेशन ऑफ बाय प्रोडक्ट्स, चौथा है लीफ एनाटॉमी, पांचवा है एज ऑफ लीफ, छठा है हार्मोन्स। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्लोरोफिल कंटेंट ऑफ द लीव्स कि भाई जो क्लोरोफिल है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित करता है। ठीक है। अब देखिए, प्लांट्स में क्लोरोफिल की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, अतः यह लिमिटिंग फैक्टर की भांति कभी भी कार्य नहीं करता। ठीक है बच्चों। तो पहली बात तो यह है कि प्लांट्स जो सेल्स होती हैं उसमें क्लोरोफिल पर्याप्त मात्रा में पाया जाएगा और ये इसलिए कभी भी लिमिटिंग फैक्टर की तरह कार्य नहीं करता। अब लेकिन फोटोसिंथेसिस संपन्न होने के लिए न्यूनतम मात्रा या प्रकाश संश्लेषी इकाई उपलब्ध होती है जो आसानी से यह प्रक्रिया संपन्न करती है। ठीक है। अब इसमें एक टर्म आती है बच्चों, स्वांगीकरण संख्या। स्वांगीकरण संख्या क्या होती है? तो देखिए, इकाई समय में, टाइम है वो 1 ले लिया, इकाई समय में CO2 की इकाई मात्रा, CO2 की इकाई मात्रा। देखिए, इकाई समय में CO2 की इकाई मात्रा को अपचयित करने के लिए आवश्यक क्लोरोफिल की जो मात्रा है उसे हम स्वांगीकरण संख्या कहेंगे। ठीक है। अब देखिए, ध्यान से देखिए, इकाई समय में CO2 की इकाई मात्रा के अपचयन के लिए आवश्यक क्लोरोफिल की जो मात्रा है उसे हम क्या कहेंगे? स्वांगीकरण संख्या। उसे हम स्वांगीकरण संख्या के रूप में परिभाषित करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? Required amount of chlorophyll for reduction of 1 unit of CO2 in 1 unit time is defined as assimilation number in photosynthesis process. ठीक है, क्लियर? ठीक है। अब देखिए, दूसरा है प्रोटोप्लाज्मिक फैक्टर। बच्चों, सेल्स में कुछ ऐसे अज्ञात कारक भी पाए जाते हैं जिनके बारे में अभी ज़्यादा अध्ययन नहीं हुआ है या फिर उनके बारे में हमें अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन यह देखा गया है कि कुछ अज्ञात जीवद्रव्यी कारक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। कुछ कारक जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की दर को बढ़ाते हैं और कुछ कारक जो है प्रकाश संश्लेषण की दर को कम कर सकते हैं। तो ऐसे जो कारक है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को धनात्मक अथवा ऋणात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक फैक्टर कहलाते हैं। ठीक है, सेकंड हो गया।
तीसरा है एक्यूमुलेशन ऑफ बाई प्रोडक्ट्स, सह उत्पादों का संचयन या सह उत्पादों की सांद्रता। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होता है? अब देखिए, कोशिका में पर्याप्त मात्रा में उत्पाद की उपस्थिति जो है आवश्यकता अनुसार संग्रहित उत्पाद होने पर प्रकाश संश्लेषण की दर प्रभावित होती है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण तो एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है किसी कोशिका में, इसी के साथ में पता नहीं कितनी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं एक साथ कोशिकाओं में चलती रहती हैं। अब इन कोशिकाओं में बिल्कुल क्लियर है कि मुख्य उत्पाद तो बनेगा, इसके अलावा कुछ कुछ जो है हर प्रक्रिया में कोई ना कोई सह उत्पाद ज़रूर बनेगा। तो ये सह उत्पाद होते हैं वो कोशिका में या जीव द्रव्य में संग्रहित होते रहते हैं। कुछ सह उत्पाद होते हैं वो किसी दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के लिए धनात्मक प्रेरणा काम करते हैं, कुछ ऋणात्मक प्रेरणा काम करते हैं, और तीसरे होते हैं जिनके होने या नहीं होने से किसी प्रक्रिया में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि जो आपका संग्रहित उत्पाद है उसकी प्रकृति या नेचर कैसी है, उसकी अभिक्रिया करने की जो शक्ति है वो क्या है। ठीक है, तो लेकिन सामान्य रूप से हम ये देखेंगे कि सह उत्पादों की अधिक सांद्रता होने की वजह से जीवद्रव्य सक्रियता जो है वो जनरली कम हो जाती है, क्योंकि एक कोशिका में मान लीजिए पहले तो 10 कंपोनेंट्स थे, 10 यौगिक थे, अब सह उत्पाद बनते बनते उसी कोशिका में 50 सह उत्पाद इकट्ठे हो गए हैं। तो उसकी वजह से क्या है जो है जीवद्रव्य सक्रियता है उसमें कमी आएगी। अब अगर जीवद्रव्य सक्रियता में कमी आएगी तो क्लियर है कि जीवद्रव्य सक्रियता में कमी आने से फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है उसमें भी कमी आएगी। इसलिए हम बोलते हैं कि एक्यूमुलेशन ऑफ बाई प्रोडक्ट्स अगर होता है किसी प्रोटोप्लाज्म में तो सामान्यतः प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी आती है। मैं शब्द यूज़ करता हूँ बच्चों सामान्यतः। ठीक है, ये एक ट्रेंड है। ठीक है, कि जनरली सह उत्पादों की अधिक सांद्रता जीवद्रव्य में होने से जो है प्रकाश संश्लेषण में कमी होती है। ठीक है, लेकिन इसके अपवाद हो सकते हैं। अब नेक्स्ट है लीफ एनाटॉमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये जब हम C4 साइकिल पढ़ेंगे तो लीफ एनाटॉमी है, क्रेन्स एनाटॉमी, उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अभी यहाँ पर हम बेसिक जानकारी इसकी प्राप्त कर लेते हैं। तो लीफ जो एनाटॉमी है बच्चों वो भी प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करती है। कैसे? भाई सामान्य जो लीफ एनाटॉमी हो तो प्लांट जो है C3 साइकिल संपन्न करता है, लेकिन कुछ पादपों में विशिष्ट प्रकार की एनाटॉमी पाई जाती है जिसे हम क्रेंज प्रकार की एनाटॉमी कहते हैं। क्रेंज प्रकार की एनाटॉमी की उपस्थिति पर हैच और स्लैक चक्र बच्चों स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, देखिए नॉर्मल लीफ है तो उसमें C3 साइकिल संपन्न हो रहा है, लेकिन लीफ की एनाटॉमी चेंज हुई, क्रेंज एनाटॉमी अगर उसमें आ गई तो हैच स्लैक चक्र आरंभ हो जाएगा। इसी प्रकार से और भी चीज़ें हैं जैसे कि लीफ में जो है रंध्रों की विशेषता है। ठीक है, वितरण है रंध्रों का, ये आदि जो फैक्टर्स हैं ये भी प्रकाश संश्लेषण को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट है एज ऑफ लीफ। ठीक है बच्चों, कोई भी पर्ण है उसकी अवस्थाएं होती हैं। एक प्रारंभिक अवस्था होती है, एक युवा अवस्था होती है और एक जीर्णता की ओर जाती हुई एक पर्ण होती है। ठीक है, तो इन अलग अलग आयु की अवस्थाओं में पर्ण जो है अपने फोटोसिंथेसिस को भी उसकी रेट है उसमें भी विभिन्नता दर्शाती है। बहुत ही क्लियर है, एक नई बनी पर्ण जो कि अभी अभी विकसित हुई है उसमें प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक पाई जाएगी क्योंकि उसकी जो जीवद्रव्य सक्रियता है वो बहुत ज़्यादा होगी, और जीवद्रव्य सक्रियता ज़्यादा होने से जो है फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक जो संसाधन है, कच्चा माल है, आसानी से उपलब्ध होगा और प्रकाश संश्लेषण की दर बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन जैसे जैसे लीफ की जो एज है वो बढ़ती जाती है तो
वही बात, कंसेप्ट वही है कि जीव द्रव्य सक्रियता है, उसमें अन्य प्रकार के जो है उत्पाद की सांद्रता होने की वजह से, मृत पदार्थों के इकट्ठा होने से, निष्क्रिय पदार्थों के इकट्ठा होने की वजह से उसकी जीव द्रव्य सक्रियता जो है पर्ण की वो कम होती जाती है। ठीक है। और जब लीफ होती है पूर्णतः जीर्णता की ओर अग्रसर होने वाली होती है, उस टाइम पे हम ये बोलते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की दर बिल्कुल नगण्य हो जाती है। ठीक है। तो जो लीफ की जो आयु है, पर्ण की जो आयु है, वो भी आवश्यक रूप से जो है प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करती है। एक युवा जो पर्ण है उसकी प्रकाश संश्लेषण की दर जीर्णता की ओर अग्रसर होती हुई पर्ण की प्रकाश संश्लेषण की दर की तुलना में हमेशा अधिक होगी। ठीक है बच्चों। अब लास्ट जो फैक्टर है प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारकों में, जो लास्ट फैक्टर है वो है अपना हार्मोन्स। ठीक है बच्चों। तो पादप हार्मोन, जैसे आपको पता है ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइन, एब्सिसिक एसिड, ठीक है, ये पादपों में पाए जाते हैं। कुछ पादप हार्मोन जो है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को इनडायरेक्ट रूप से बढ़ाते हैं, कुछ घटाते हैं। ठीक है। डिपेंड करता है कि जो हार्मोन है विशिष्ट उसकी प्रकृति क्या है। ठीक है। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए एक पॉइंट रह गया यहाँ पर, 7वां पॉइंट है एंजाइम। ये भी आंतरिक कारक है। ठीक है। तो आपने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जितने भी एंजाइम्स पढ़े हैं उन सबको इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और जैसे कि रूबिस्को है, ठीक है, धरती पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो एंजाइम है वो रूबिस्को है। तो एंजाइमों की सांद्रता या फिर उपस्थिति या अनुपस्थिति भी आवश्यक रूप से प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करती है। सामान्यतः जो एंजाइम्स होते हैं वो धनात्मक प्रेरणा काम करते हैं। जैसे रूबिस्को है, वो अगर वो उपस्थित है तो वो प्रकाश संश्लेषण की दर है उसमें आवश्यक रूप से वृद्धि करेगा। ठीक है। तो स्पष्ट है कि एंजाइमों के द्वारा भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित किया जाता है। ठीक है। तो बच्चों, ये हमने आज अपने प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक हैं उनका भी अध्ययन कर लिया है। और इस प्रकार से हमने अपने 4 लेक्चर्स के द्वारा प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन कर लिया है। ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम प्रकाश संश्लेषण का कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। आपने वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू।